नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए इंदौर की प्रतिष्ठित लेखिका एवं हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर गीता शर्मा की लिखी हुई कहानी सुनिए, चांद का चुंबन। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ओ माय गॉड, डिस्गस्टिंग। आए दिन ऐसी खबरें दिमाग खराब कर देती हैं। आखिर कहाँ जाकर रुकेंगे हम? चांद पर? चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, उसने छेड़ते हुए कहा। मैं इस समय बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ अभी। जब बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं, जानवर कहीं के। नव्या चिढ़कर बोली। पैदा करना? इट इज़ जस्ट एन आउटकम ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अभी ने हंसते हुए कहा। शट अप। मैंने कहा ना मेरा मूड बहुत ख़राब है। तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सब चलता है। तुम्हें पता भी है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? नहीं। तो फिर चुप रहो बस। अरे तुम ही तो प्रश्न पूछे जा रही हो। ओके सॉरी बेबी, मुझे बताओ व्हाट इज़ बॉदरिंग यू सो मच। ये देखो, पढ़ो इसे। ट्रेन में मिली 2 साल की लावारिस बच्ची। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? पता लगाते हैं। चलो। हाँ ठीक है, पर वर कुछ नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो अभी भी रात के सुरूर में था। आधी नींद में वो उसे लेकर फिर से सो जाने के मूड में था। पर आज तो ये अलग ही जोन में है मैडम, उसने सोचा। पता नहीं कैसे जल्दी उठ गई आज, उसने सोचा और उसके हाव भाव देखकर उठकर तैयार होने चला गया। चाय मिलेगी? हाँ रास्ते में पी लेंगे, अब चलो भी। जल्दी आओ, मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल रही हूँ। आता हूँ, तुम चलो। अभिनव जानता है कि नव्या इन विषयों को लेकर कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाती है। चिल्ड्रंस राइट्स पर रिसर्च जो कर रही है, इस तरह की बातें उसे हैरान परेशान कर देती हैं। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का डाटा कलेक्ट करने बाल आयोग के ऑफिस में भी जाना है, नव्या ने कार में बैठते ही कहा। पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। वहाँ क्यों? अरे वहीं से तो पता चलेगा कि कौन से अनाथालय में भेजा है। मैं बस पुलिस स्टेशन तक चलूँगा, आगे तुम खुद चली जाना, मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है। नव्या जानती है कि अभिनव को बच्चे पसंद नहीं हैं। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से उतरा था गाड़ी में से। ऐसी बात नहीं है कि वो अनाथालय नहीं जाना चाहता है, पर वहाँ के बच्चों को देखकर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी आंखों के सामने उन्हीं के चेहरे घूमते रहते हैं, तो बस इन अवांछनीय दृश्यों का सामना करने से बचता है। अति का भावुक बबुआ जो है, वो इसे ऐसी ही चढ़ाती है। तय कार्यक्रम के मुताबिक वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। दिन भर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में बिजी रहा। शायद नव्या भी बिजी रही होगी अपनी केस स्टडी में। एक कॉल तक नहीं किया उसने। थकान के मारे फ्लैट पर पहुंचते ही सो गया। नव्या कब लौटी उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो बालकनी में तनाव में बैठी सिगरेट पी रही है। अरे क्या हुआ, कुछ तो बताओ बेबी। बताओगी नहीं तो सॉर्ट आउट कैसे होगा? कुछ नहीं, उस बच्ची को देखकर बहुत बुरा लगा। इट वॉज सच ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। इतनी हेल्पलेसनेस महसूस हो रही है कि क्या बताऊं। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ओह आई न्यू इट। शी इज़ सो ब्यूटीफुल, सो प्योर, जस्ट लाइक एन एंजल। उसका नाम पता है क्या है? क्या? खुशी। उसके गले में एक लॉकेट बंधा है, उसमें एक पर्ची पर लिखा हुआ है खुशी। साथ में कुछ आधे अधूरे से मेडिकल पेपर्स भी हैं। ओह। पुलिस वाले बता रहे थे कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आरपीएफ इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था कि बंगाल से आने वाली ट्रेन में एक लावारिस बच्ची मिली है। भूख से बिलखती, जोर जोर से रोती उस बच्ची को सफाई कर्मचारियों ने देखा था। आते जाते कई लोगों से पूछा कि शायद उसके माता पिता के बारे में कुछ पता चल जाए, पर किसी को कुछ नहीं पता था। हालांकि एक फल वाले ने बताया कि कुछ यात्री बात करते हुए जा रहे थे कि उसकी माँ उसके लिए दूध लाने का बोलकर उतर गई है और फिर वापस नहीं आई। किसी ने चाय वाले से दूध लेकर उसे पिला दिया तो किसी ने बिस्कुट, पर वो कुछ भी नहीं खा पा रही थी। उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, शायद विकलांग है। इतनी सुंदर लड़की पर अपाहिज। बेचारी अपंग लड़की, क्या होगा उसका, भगवान ही जाने। उसे सही सलामत रखे बस। शायद
विकलांग बच्चों की नियति विकलांगता से भी ज़्यादा क्रूर होती है। इनकी कुंडली में सारे ग्रह वक्री ही होते हैं। पता नहीं कैसे निष्ठुर होंगे उसके माता पिता जो उस नन्ही सी जान को यूं फेंक कर चले गए। रो रो कर उसकी आंख सूज गई थी। जब मैं लौटी तो थक कर सो गई थी। पुअर स्पैरो। कुछ पैसे दे आती तुम, या कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान वगैरह? आई हैव ट्रांसफर्ड मनी टू देयर अकाउंट। गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया तुमने। चलो अब उठो, अपना मूड ठीक करो। मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, बताओ क्या खाओगी? उसको ड्रिंक्स पकड़ाते हुए पूछा। अरे यार रिलैक्स, चिल करो अभी, उसका कंधा थपथपाते हुए उसने कहा। कुछ सोचते हैं उसके बारे में, फ़िलहाल ही पकड़ो। फिक्र को धुएं में उठाते हुए उसने सिगरेट उसकी ओर बढ़ा दी। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। जहाँ देखो धर्म और सेक्स के पीछे पागलों की कतार नज़र आती है। बस बच्चे पैदा करने में अव्वल हैं, ऐसे ही थोड़े 140 करोड़ हो गए हम। वो अभी भी बड़बड़ा रही थी। दे डोंट वॉन्ट टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कश खींचते हुए उसने कहा। और फिर रात के अंधेरे में गुम हुई चिंता की परछाई से मुक्त होकर वे बेड पर थे, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए दोनों सहज थे। अगले दिन नव्या ने अपनी पत्रकार दोस्त को कॉल करके उस बच्ची की स्टोरी कवर करने को कहा। हाँ, मैं आज ही किसी को भेजती हूँ वहाँ, उसने आश्वासन देते हुए कहा। और तुम लोग आ जाओ मेरे घर, कितने दिनों से नहीं आए हो? आते हैं यार, करते हैं जल्दी ही कुछ प्लान कुछ नहीं, बस इस वीकेंड पर आ जाओ, पार्टी करते हैं। अभी के एग्ज़ाम भी हो गए हैं, तो अब कोई फेक एक्सक्यूज़ मत देना प्लीज़। ओके डन, आते हैं। हाँ, पिछली बार का माल अच्छा था, मैं सब अरेंज कर लूँगी। चल बाय, मिलते हैं सैटरडे शाम को। निरुपमा एक बड़े चैनल में एंकर है और अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए जानी मानी जाती है। नव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। अजीब सी थकान और टूटन महसूस हो रही थी इन दिनों, शायद खुशी के कारण। फिर भी पार्टी के लिए उत्साहित दोनों निरुपमा के फ्लैट पर पहुँचे तो दरवाज़ा उनके लिव इन पार्टनर रूपेश ने खोला। हाय बडी, कहते हुए उसने अभिनव की ओर हाथ बढ़ाया। निरुपमा बस आने वाली ही है, तब तक क्या लोगे तुम लोग बताओ? कुछ नहीं, बस वेट कर लेते हैं, आ जाने दो उसे, नव्या बोली। अरे क्या हुआ उस बच्ची का? निरुपमा ने बताया था उसके बारे में, रूपेश ने पूछा। होना क्या है, बेचारी बीमार ही रहती है। यू नो शी इज़ अ सीपी चाइल्ड। ऐसे बच्चे निमोनिया के क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, दे कांट ईट प्रॉपरली। फिर वो तो एपिलेक्टिक भी है। ओह मुझे पता है, इट्स वेरी टफ टू लुक आफ्टर दीज किड्स। मेरी नेबर की बेटी थी, शी पास्ड अवे फ्यू मंथ्स बैक। मैंने उनको देखा था, उसकी सेवा में समर्पित दोनों अंकल आंटी अपनी कोई ज़िंदगी जी ही नहीं पाए, ना कहीं आना ना कहीं जाना। बहुत ज़रूरी होने पर कोई एक जाता और दूसरा उसकी देखभाल को घर पर ही रुकता। बहुत संघर्ष किया उन लोगों ने भी। वेरी हार्ड टू सी, कांट हेल्प। ओ माई गॉड, वेरी ट्रेजिक। तभी निरुपमा के अंदर आते ही सब कुछ भूल कर वे लोग पार्टी मूड में आ गए। मानो इतना ही सरोकार था बस। पार्टी शुरू हो चुकी थी, नाच गाना और धीरे धीरे हर तरह का नशा तारी होने लगा था। रात में नव्या इस हाल में भी नहीं थी कि अपने फ्लैट पर लौट सके, तो वहीं लुढ़क गई। खा पी कर सोए तो दोपहर में नव्या की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब जाग गए। यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल अभी। मैंने क्या किया अब? तुमको रोक भी रहा था रात को कि इतना मत पियो, देखो अब वॉमिट कर रही हो। शट अप यू इडियट। पहले बताओ तो हुआ क्या है? अरे बताओ तो क्या किया है मैंने? ये भी मैं बताऊं तुम्हें? आई एम प्रेग्नेंट बास्टर्ड, उसने किट दिखाते हुए कहा। एम आई अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वाई आर यू ब्लेमिंग मी फॉर दिस? नो, इट्स माई फॉल्ट, कहते हुए वो रोने लगी। अब तुम प्लीज़ अपना वुमेन कार्ड मत फेंकना। व्हाट डू यू मीन? मैं वुमेन कार्ड खेल रही हूँ? और तुम अपना दलित विक्टिम कार्ड? माइंड योर लैंग्वेज। दोनों का झगड़ा बढ़ते देख निरुपमा ने बीच बचाव करते हुए कहा, गाइज काम डाउन, वी विल फिगर इट आउट। मेरी पहचान के एक डॉक्टर हैं, जाकर मिल लेना, मैं फ़ोन कर दूंगी उन्हें, ओके? जस्ट रिलैक्स। आई एम सॉरी मेरी जान, अभी ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा। तुम क्या चाहती हो बताओ? इस मुसीबत से छुटकारा। ठीक है, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास।
पूरे सफ़र में दोनों ने कोई बात नहीं की, यूं जैसे दोनों के होठ सीधे हों किसी मजबूरी ने। चैम्बर में भी दोनों में से किसी ने पहल नहीं की। आजकल के लड़के लड़कियों को सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट से मतलब है, जिम्मेदारियों से भागते हैं। आप दोनों ही पढ़े लिखे समझदार लगते हैं, फिर सावधानी बरतनी चाहिए थी ना। अब कंसीव हो ही गया है तो फिर। डॉक्टर ने पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मेरा मतलब है कि शादी क्यों नहीं कर लेते आप लोग। मैं इस तरह अबॉर्शन नहीं करती हूँ। निरुपमा का कॉल आया तो मैंने सोचा कि चलो बात करके देखती हूँ, शायद समझ में आ जाए आप लोगों को। जी मैडम, वो अभी हम तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू ओन इट। ओह, क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं कहूँगी कि आप अभी सोच लें, फिर कोई निर्णय लें। आखिर एक अजन्मे बच्चे के अधिकार की बात है, और फिर भी आप ये पाप करना चाहते हैं तो कई डॉक्टर्स हैं जो पैसे के लालच में कर देंगे, बट आई एम सॉरी। चैम्बर से बाहर निकलते हुए नव्या ने कहा, मेरी रिसर्च और तुम्हारा जॉब दोनों अधर में लटके हैं, कितने डिमांडिंग हैं, तो और क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। शादी तो नहीं कर सकते ना इसके कारण। एक गलती का हल दूसरी गलती से तो नहीं होगा ना। और फिर इस अनचाहे वार्तालाप के बाद दोनों के बीच अप्रत्याशित सन्नाटा छाया रहा। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में नज़र चुराते हुए भटकते रहे और फिर थक हार कर रात को अपने फ्लैट पर पहुँचे। एक गलती तो हुई ही गई है, कम से कम दूसरी तो न करें। अभी ने कहा, डॉक्टर की सलाह पर ठंडे दिमाग से सोचो। तुम दिमाग तो ख़राब नहीं है तुम्हारा अभी। प्लीज़ नव्या, समझदारी से काम लो। डॉक्टर ठीक ही कह रही थी यार, प्लीज़ मान जाओ। शादी कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बाद में करने से पहले अभी कर लेते हैं। ये तुम कह रहे हो शादी कर लेते हैं, मजाक है क्या? तुम शादी तो करोगी ना मुझसे? अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। देखो नव्या, बहुत गिल्ट आ रहा है मुझे। मैं हूँ ना, वी विल हैंडल इट। नहीं तो मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता। तो ठीक है, भाग जाओ पिंड छुड़ाकर। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो हर हाल में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। इसे साथ देना कहते हैं तो मत दो साथ। वो बिफर पड़ी और करवट बदल कर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह वो बिना बताए घर से चली गई। फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। निरुपमा से पता चला कि एक डॉक्टर मोटी रकम लेकर तैयार हो गया है। नर्सिंग होम का पता पूछकर वो वहाँ पहुँचा। तब तक सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी थी। नव्या अभी भी ओटी में ही थी। वो बाहर बैठा रहा, किसी हारे हुए सा, जिसका कुछ बहुत कीमती कहीं कुछ खो गया है। उसे लग रहा था उस अजन्मे के साथ ही आज उनके रिश्ते का भी अबॉर्शन हो गया है। जिस समय अभिनव के घर से फ़ोन आया वो हॉस्पिटल में ही था। पापा उसे तुरंत घर आने को बोल रहे थे। उनकी आवाज़ रुआसी हो चली थी। उसने जल्द ही आता हूँ कहकर फ़ोन रख दिया। पढ़ाई के चलते पिछले कई महीनों से वो घर भी नहीं जा पाया था। डिस्चार्ज कराकर नव्या को निरुपमा के फ्लैट पर छोड़कर वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि जैसे डोर के दोनों सिरे उसके हाथों से छूटते जा रहे हैं। उसे यूं अकेला छोड़कर जाना नव्या को अखर गया था, लेकिन वो भी नहीं चाहती थी कि अभी यहाँ रहे और फिर झगड़ा हो। निरुपमा ने उसे जूस देते हुए कहा, उसे अभी यहाँ होना चाहिए था तुम्हारे साथ। हाउ कैन ही बी सो इररिस्पॉन्सिबल? आई मीन, तुझे इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता है? क्या तू अकेली जिम्मेदार है सबके लिए? उसके लिए मज़ा और तेरे लिए सज़ा? ये आदमी लोग कभी नहीं बदलेंगे, कितने भी पढ़ लिख जाएं। पितृसत्तात्मक रवैया नहीं छूटता, घुट्टी में मिलाकर पिलाया जो जाता है इन्हें। कुछ देर रुककर बोली, मुझे लगा मिडिल क्लास फैमिली टाइप लड़का है, पर ये तो अपब्रिंगिंग मैटर्स यार। तू अभी भी सोच ले नव्या। आई मीन, तुम और अभी इतने अलग हो हर लेवल पर। फैमिली, कास्ट, क्लास, स्टेटस, सब कुछ कितना अलग है यार। क्या वाकई उसे लेकर सीरियस हो तुम? पता नहीं यार, नॉट एबल टू डिसाइड नाउ। मम्मी का भी फ़ोन आया था, उन्हें भी इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं दिखता। हाँ भाई, मुझे भी ये लगता है कि तुम लोग पोल्स अपार्ट हो। ऐसा नहीं है, ही रियली लव्स मी। बुरा नहीं है वो, इतना इंटेलिजेंट है, फ्यूचर भी ब्राइट है उसका, बहुत सपोर्टिव है, पर थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है कभी कभी। फिर भी देख लो, थिंक्स ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। लेट्स सी, लौट आने दो उसे अपने घर से। मैं भी सोती हूँ, अभी फीलिंग क्वाइट लो।
ठीक है, फिर तुम आराम करो अभी, कहकर निरुपमा कमरे से बाहर निकल आई। वो कमरे में लेटी थीं, चादर में लिपटी। उनकी कमज़ोर देह देख कर वो काँप सा गया। आँखों के इर्द गिर्द मौत के काले बादल घिर आए थे। निस्तेज शक्तिहीन मम्मी को देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने रुंधे गले से उन्हें पुकारा, मम्मी, मम्मी। मम्मी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुरा दी। लगा मानो सूखे पपड़े होंठ मुस्कान का बोझ मुश्किल से उठा पा रहे हैं। कैसी हैं आप? मैं आ गया हूँ, अब जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। आवाज़ के कंपन से वो दहल गया। दोनों जानते थे कि झूठा दिलासा भी क्षण भर को मीठा लगता है, पर सच्चाई की कड़वाहट जानते थे दोनों। कब आया तू? बड़ी याद आ रही थी तेरी। मुझे मालूम है कि तेरा हर्जा होगा, पर तुझे देखने का बड़ा मन था बेटा, उन्होंने अपनी कातर आवाज़ में कहा। अभी तू अब शादी कर ले बेटा, मेरे पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप इस तरह की बातें मत करो मम्मी, प्लीज़। सच में बेटा, तेरा घर बस जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। अगर आपको ऐसे ही बात करनी है तो मैं फिर चला जाता हूँ। कब सीखेगा तू जिम्मेदारी उठाना? मेरे बाद नेहा का भी ख्याल तुझे ही रखना है। जिम्मेदारियों से भागते भागते थक जाएगा तू एक दिन। मैं कहाँ भाग रहा हूँ मम्मी, पहले आप ठीक हो जाएं तो फिर इस बारे में भी सोचेंगे। अब मुझे कहाँ ठीक होना है बेटा, कैंसर मेरी चिता तैयार किए बैठा है। मुस्कुराने की कोशिश में वो रो पड़ी। उसकी भी रुलाई छूट गई। उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सहलाता रहा। उसका सानिध्य पाकर वे सो गईं। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल उसे मथने लगे। तभी नेहा ने धीरे से उसे खाने के लिए आवाज़ दी तो उसकी विचार श्रृंखला टूटी। वो बिना आवाज़ किए धीरे से बाहर सरक आया। भैया खाना खा लो, पापा आपका वेट कर रहे हैं। वो कई महीनों के बाद आया था और उसे किसी ने बताया भी नहीं था कि मम्मी की तबीयत इतनी क्रिटिकल हो गई है। क्षोभ व गुस्से में उसे घूमते देख नेहा ने कहा कि मम्मी ने कसम दी थी कि एग्ज़ाम होने तक तुम्हें कुछ ना बताएं। यंत्रवत चलता हुआ डाइनिंग टेबल तक पहुंचा। पापा चुपचाप खाना खा रहे थे। कुछ डिसाइड किया? पापा ने पूछा। क्या? क्या मतलब? क्या मम्मी की हालत दिखाई नहीं देती तुम्हें? अभी तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा दी जहाँ तक संभव हुआ। हम दोनों ने अपना जीवन होम कर दिया, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने दी। सोचा उम्र के साथ खुद ही समझ में आ जाएगी। 30 के होने जा रहे हो, लेकिन अभी भी वही गैर जिम्मेदाराना रवैया। इस बार ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा पापा, उसने कहना चाहा पर आवाज़ ही नहीं निकली उसकी। छोटी बहन को देखा है, अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई है। आखिर कब तक अभी? मैं भी थकने लगा हूँ अब। निराशा हताशा से बोझिल उनके स्वर थपेड़े जैसे पड़ रहे थे। वो सिर झुकाए बैठा रहा। पापा के जाने के बाद उसने डरते हुए सिर उठाकर नेहा को देखने की कोशिश की। सच में कितना बदल गई है। हर समय हंसने खेलने वाली लड़की का चेहरा कितना कांतिहीन हो गया था। हंसी की जगह गंभीरता ने वहाँ डेरा डाल दिया था। नेहा उसे ऐसे देखते हुए अचकचा गई। कुछ चाहिए था भैया? उसने पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। कैसे किया होगा तुमने ये सब? बोलते बोलते पानी के साथ सारे शब्दों को, भावनाओं को भी निगल गया। अब तो उसे भी लगने लगा है कि वो कितना लापरवाह है कि मम्मी पापा और नेहा किस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ना ही उन्होंने कभी कुछ कहा, ना ही उसने कभी महसूस किया। क्या इतना दूर निकल आया है वो? उसे तो समझना चाहिए था, लेकिन वो तो अपनी एक अलग दुनिया में ही मस्त है। खुद से कोफ्त होने लगी। खींच में बड़बड़ाते हुए सोचने लगा, सच ही तो है, आखिर उसने किया ही क्या है परिवार के लिए। पापा ने नौकरी के साथ साथ ट्यूशन भी किए और मम्मी ने बड़ी बहू होने के सारे फर्ज उठाते उठाते खुद को चूल्हे चौके में झोंक दिया था। पर उसकी पढ़ाई और कैरियर को लेकर कितनी सतर्क रही हैं मम्मी। पूरे परिवार को बहुत उम्मीदें थी उससे। पढ़ाई में तो शुरू से ही बेहद मेधावी छात्र रहा। पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में चयन हो गया था। मम्मी कितनी उत्साहित थीं, पर थोड़ी दुखी भी थीं कि वो उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन बेटे को जज बनाने के लिए उनके सपने ने उन्हें हिम्मत दी होगी। उसका खर्चा उठाते हुए भी उसे हर जिम्मेदारी से मुक्त रखा।
दिल्ली में रहते हुए वो घर नहीं जा पाता था। उस छोटे से घर में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। फिर नव्या से मुलाकात और रिलेशनशिप के चलते बदली हुई आदतों ने उसे घर से कितना पराया कर दिया। अपनी उलझनों में वो इस कदर उलझा रहा कि घर में पिछले कुछ महीनों से क्या चल रहा है इसका पता तक नहीं चला। वो खुद को धिक्कारने लगा। दिलो दिमाग पर अपराध बोध के स्याह काले बादल घिर आए। वो घबरा कर घर से बाहर निकलकर सूने पड़े पार्क में एक बेंच पर बैठ गया। उसने सिगरेट सुलगा ली और अपने इर्द गिर्द उड़ते धुएं को देखता रहा। वो घंटों ऐसे ही बैठा रहा, निशब्द, जड़वत, किंकर्तव्य विमूढ़। विचारों का आवागमन अनवरत जारी था। मम्मी, नव्या, नेहा और वो बच्ची सब उसके जिम्मे हैं। लेकिन वो बच्ची क्यों याद आ गई उसे नींद की खुमारी में? उसने फिर सिगरेट सुलगाई और नव्या को कॉल किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसने निरुपमा से हालचाल पूछकर तसल्ली कर ली। उसने तय किया कि अब मम्मी के बचे हुए दिनों में उन्हें खुश रखने की ईमानदार कोशिश करेगा। मगर शादी और नव्या, क्या नव्या जैसी बड़े घर की लड़की समझ सकेगी? उसे मम्मी और नेहा को लेकर चिंता सताने लगी थी। जीवन की निस्सारता से उसका जी छोटा होने लगा था। अनिश्चितता के बीच एक किस्म के शमशान वैराग्य ने उसे घेर लिया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। वो उमस भरी दोपहरी में कांप रहा था। उसने सोचा कि भाग जाए यहाँ से, कहीं दूर, बहुत दूर। लेकिन कहाँ? नव्या के पास? क्या वो ये सब समझेगी? उसकी दुविधा। लेकिन वो तो शादी के लिए तैयार भी नहीं है। क्या उसका रिश्ता अभी बचा हुआ है? उसे अंदाज़ा होने लगा था कि नव्या इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती है। मम्मी को इस हाल में छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता। शायद उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, न प्यार न दोस्ती। क्या सच में ये रिश्ता इतना कमज़ोर था कि एक ही झटके में टूटकर बिखर गया? कोई धागा, कोई डोर भी शायद नहीं थी जिसके सिरों को पकड़ के वे जुड़े रहते। खुशी, शायद हाँ, शायद ना। मम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। पूरे घर को अनचाहे डर और दर्द ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मम्मी की कीमोथेरेपी ने उन्हें ही नहीं, पूरे परिवार को शक्तिहीन कर दिया था। दिन महीने दर्द लिए गुजर रहे थे। लेकिन दमघोटू कोहरे को चीरता हुआ सूरज निकला था उस दिन। तुमने न्यायिक मजिस्ट्रेट की परीक्षा में टॉप किया है अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे यार। दोस्त की कॉल ने उसके दिल के ठंडे पड़े हिस्से में ऊष्मा भर दी। बधाइयों का तांता लगा था और कुछ समय बाद उसके नाम के होर्डिंग लग चुके थे। लेकिन उसे इस बात से ज़्यादा खुशी थी कि उसने अंततः मम्मी के जीते जी उनके हिस्से की खुशी उनको दे दी। उसने दौड़कर मम्मी को अपने अंक में भरकर खूब प्यार किया। इस खबर ने मम्मी के कमज़ोर शरीर में जान डाल दी हो जैसे। अब मैं जी जाऊंगी बेटा, कहते हुए उन्होंने उसका माथा चूम लिया। ये पल क्या मायने रखता है उसे पता था। मम्मी मरते मरते जी गई थीं। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष दमक रहा था और जब तक वो जिंदा रहीं वो अक्षुण्ण भाव बना रहा। रिश्तों की एक अलग कैफियत होती है। एक को संभालो तो दूसरा हाथ से फिसल जाता है। मम्मी का गिरता स्वास्थ्य हर वक्त एक खौफ के साए में जीने जैसा था। बार बार अस्पताल लेकर जाते हुए ना जाने कितनी बार उसका जोर से धड़कता दिल उसके गले में अटक जाता। उनकी क्षीण मुस्कान फिर आश्वस्त कर देती। मगर उस दिन जब मैं उनका सिर अपनी गोदी में लेकर सहला रहा था, वे फिर से मुस्कुराईं और उनकी विदा लेती आंखों से गिरते स्नेह आंसुओं से मेरी हथेलियां भीगने लगी थीं। और वे उस आखिरी मुस्कान के साथ चुपचाप एक सीख देकर चली गईं कि जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं चुराना अभी, क्योंकि उन्हें आगे बढ़कर संभाल लेने से वो खुशियों में बदल जाती हैं। महीनों बाद अपने फ्लैट पर जाते हुए उसे घबराहट महसूस हो रही थी। नव्या अभी तक गुस्से में थी, इसलिए इतने दिनों तक कोई बात नहीं की उसने। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, फिर भी सामना तो करना पड़ेगा। उसे निर्जीव पड़े रिश्ते में अभी भी स्पंदन लौट आने की उम्मीद थी शायद। लेकिन दिल्ली पहुंचकर उसे दोस्तों से पता चला कि नव्या ने तो यूनिसेफ ज्वाइन कर लिया है और वहीं रहने का निर्णय भी कर लिया है। जिस रिश्ते को उसने इतनी अहमियत दी वो बिना कुछ कहे यूं हाथ छुड़ाकर चला जाएगा। उसे अंदाज़ा तो था, फिर भी यूं इस तरह छूट जाएगा, इसे स्वीकारने में बहुत दर्द हो रहा था। रिश्ते की मौत हो गई थी कतरा कतरा। कम से कम एक औपचारिक विदाई का अधिकार तो रखता है प्रेम संबंध। काश प्रेम का आभास ही बना रहता। उसने जैसे तैसे अपने आप को समेटा
और एकाकी यात्रा पर चल पड़ा। फ्लैट पर ताला लगा था। उसने अपनी चाबी से खोला तो वहाँ फैली हर चीज़ मानो गवाही दे रही थी कि इतने दिनों में कोई नहीं आया उसकी सुध लेने। उसने खुद झाड़ू उठाई और घर का सारा कचरा साफ किया। कमरे के साथ ही मन की दीवारों से चिपके हुए जाले साफ कर मन के टूटे टुकड़े भी झाड़ दिए। सारी फैली पड़ी चीज़ों को उनके स्थान पर व्यवस्थित तरीके से रख दिया। बेडरूम की चादर बदली और फिर रूम स्प्रे से घर महक उठा। लगा जैसे रूम में जहाँ तहाँ रखे टेडी बियर हंसते हुए उसका स्वागत कर रहे हैं। बालकनी में सूख रहे पौधों में पानी दिया। गमलों से उठती मिट्टी की सौंधी महक उसे धन्यवाद देती हुई उससे लिपट गई। वो थोड़ी देर रुककर खुले आसमान में उड़ते पक्षियों के समूह को देखता रहा। तभी उसे छज्जे तक चढ़ाई बेल पर एक नीड़ दिखाई दिया। उस घोंसले ने उसे रोमांचित कर दिया। चूज़ों की चींची ने घर को जीवन से भर दिया। उसे कहाँ पता था कि आने वाले दिन उसके लिए चिर प्रतीक्षित खुशखबरी लेकर आने वाले हैं और ये सब शगुन उसी का शुभ संकेत भर हैं। तन मन की थकन से चूर वो बिस्तर पर पड़ा रहा और नींद छल रही थी उसे। ना जाने कितनी देर तक प्रेम की पुरानी गलियों में खाक छानता रहा। ना जाने कब आँख लगी, लेकिन अचानक घबरा कर उठ बैठा। उसे लगा मानो खुशी अपनी नन्ही नन्ही बाहों को खोल उसकी ओर मुझे गोद में ले लो ना कहते हुए बढ़ी चली आ रही है। आज 23 अगस्त है। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने जा रहा है। उसके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। भारत की मून लैंडिंग को लेकर देश भर में और विशेषकर चैनलों पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वो भी अपने दोस्तों के साथ इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने को उत्सुक है। घड़ी की सुइयों ने करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सूत्र में पिरो दिया है। ये शाम कुछ विशेष है। समय के वो लम्हे 6:04। सांस थामे लोग। चंद घड़ियों के लिए सांसें रुकी रहीं। गला अवरुद्ध, आवाज़ें मौन, गति थम गई। एक अनूठा एहसास, खुशी आंखों से बरस रही है। और तभी वाओ, व्हाट सक्सेस, सुपर, आई न्यू इट, दिस टाइम इंडिया इज़ गोइंग टू अचीव इट। श्यामली तालियां बजाते हुए चीख रही थी। इंडिया इज़ ऑन द मून, जस्ट इनक्रेडिबल। अभी का रोमांच 7वें आसमान पर था। ओह हेलो, होल्ड ऑन, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इट, रुबीना ने कहा। व्हाट डू यू मीन? श्यामली की तल्ख आवाज़ आई। आई मीन अमेरिका हमसे 50 साल पहले ये सब कर चुका है। उसने तो अपने आदमी भी भेजे थे चंद्रमा पर। तो क्या उखाड़ लिया? पहले से इतनी सारी समस्याएं हैं यहाँ, वो तो दूर नहीं की जाती और चले हैं चंद्रमा फतेह करने। ये किस तरह की रिग्रेसिव सोच है तुम्हारी? तुम्हें इस अचीवमेंट पर खुशी नहीं हो रही? हाउ पैथेटिक। आई मीन व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसिव स्पेस वेंचर? इंडिया कितना भी कुछ कर ले, डेवलप्ड कंट्रीज से सालों पीछे है और रहेगा, नील ने रुबीना का साथ देते हुए कहा। सालों ने खुद तो बंद कर दिए अपने मून मिशन और इंडिया जैसे देशों को होड़ में लगा दिया है। 50 साल पहले पहुंचे देश तो कॉलोनी बसा नहीं पाए और भोले भाले लोगों को हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये सब अमेरिका का षड्यंत्र है। इतना ही लुक्रेटिव है तो खुद उसने अपोलो भेजने क्यों बंद कर दिए? तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है षड्यंत्र, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। जैसे गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो यहाँ की चकाचौंध देखकर हैरान रह जाते हैं। मॉल घूमते हैं, ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे तो बहुत पिछड़े हुए हैं। और पूंजीवादी व्यवस्था उनकी इसी हीन भावनाओं को कैश करने के लिए छोटे शहरों कस्बों में अपना जाल बिछा देते हैं और वहाँ भी मॉल और शॉपिंग सेंटर खोलकर शहरों की तरह विकास के सुनहरे सपने दिखाने लगते हैं। ऐसा ही समझ लो तुम कि गरीब देशों में विकसित होने की दौड़ चल पड़ी है। व्हाट ए सिक अप्रोच। तुम्हारे लॉजिक से भी देखें तो भी भारत जैसे देश का चंद्रयान मिशन कितने देशों को आगे बढ़ने का साहस देगा। कर दी ना हिंदू कॉलेज छाप बातें। बेटा भूल मत, JNU में रिसर्च स्कॉलर है। इससे जीवन पर कितना फ़र्क पड़ेगा? घंटा फ़र्क पड़ेगा। विकसित देश जिन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, हम जैसे देश उसे विवेकहीन होकर लपक रहे हैं। अरे अपनी ज़मीन संभल नहीं रही, चांद पर बस्ती बसाएंगे। हमारी ज़िंदगियों में क्या अंतर आ जाएगा? गरीबी, भूख, बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी। और हाँ, क्या जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? इसका हासिल क्या? पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं।
ऐसे तो तेरी खुद की रिसर्च भी किसी काम की नहीं है। अफ्रीकन देशों पर शोध करने से ज़रूर हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना? क्या हासिल होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। तुम्हारी सोच से चलते तो अभी भी गुफाओं में रह रहे होते हम। तुम मानो या मत मानो, ये मानवीय जिज्ञासाओं की जीत है। यू हैव टू डिस्कवर न्यू टेरेन, योर कंफर्ट जोन किल्स यू मैन। कम ऑन, छोड़ो ये नेगेटिव बातें। लेट्स सेलिब्रेट इंडिया सक्सेस। मैं अपना मूड अपसेट नहीं करना चाहती। हिप हिप हुर्रे, कमरा शोर से गूंज उठा। ड्रिंक्स के गिलास आपस में टकराने लगे। लेट्स सेलिब्रेट अभी सक्सेस। चलो आज की शाम चांद के नाम। अरे यार, चांद की सारी रूमानियत खो जाएगी, अब उसकी खोज पर बातें होने लगेंगी। शिट यार, जब होगा तब होगा, अभी तो चांद पर गाने गाते हैं। सब लोग कोरस में गाना गाने लगे। चंदा रे चंदा, कभी तो ज़मीन पर आ, बैठ के बातें करेंगे। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, चंदा मेरा दिल, चांदनी हो तुम। खोया खोया चांद, खोया आसमान, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। लेकिन उसे कोफ्त हो रही है। उसे पता है कि मस्ती में, मस्त नशे में धुत होकर ये लोग वहीं लुढ़क जाएंगे। उसके इरादे तो कुछ और ही हैं। वहाँ से वो सीधा पालना अनाथालय पहुँच गया। आज उसे खुशी की कस्टडी मिलने वाली है। अचानक फ़ोन बजा। दूसरी तरफ निरुपमा थी। वो मेरे इस डिसीज़न को लेकर अपने चैनल के लिए मेरा इंटरव्यू करना चाह रही थी। तय हुआ कि वो यहीं आ जाए, वहीं कुछ अनौपचारिक बातचीत कर लेंगे। इट्स ग्रेट, आई मीन इट्स अ पाथ ब्रेकिंग डिसीज़न। अरे नहीं, इसमें कोई महानता नहीं है। अभिनव, शायद तुमने वो स्टोरी पढ़ी होगी जब एक उद्योगपति कुछ विकलांग बच्चों को व्हील चेयर उपहार में देता है। वो उनकी खुशी देखकर भाव विवल हो जाता है। उस दिन उसे एहसास होता है कि एक छोटी सी चीज़ भी किसी के लिए क्या मायने रखती है, किसी को क्या आनंद दे सकती है। संतुष्ट होकर जब वो निकलने लगा तो एक बच्चे ने जाते हुए उद्योगपति के पैर पकड़ लिए। कुछ और चाहिए तुम्हें? उद्योगपति ने पूछा। नहीं, बच्चा उसे निहार रहा था। तो फिर? मैं एक बार फिर से आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपको स्वर्ग में मिलूँ तो आपको पहचान सकूँ। अपनी पनीली आंखों से आभार भरकर वो बोला। बच्चे की ये बात सुनकर वो हतप्रभ रह गए। आंखों से बहती निर्मल बूंदों ने उनका हृदय की सारी मलिनता धो दी। उस दिन उन्हें असली खुशी का मतलब समझ में आया कि वास्तव में खुशी पाने में नहीं, देने में होती है। नहीं, पर निरुपमा, मेरे इस निर्णय के पीछे वजह दूसरी है। मैं नहीं चाहता था कि जब मैं उस बच्ची को देखूं तो मुझे उससे आंख मिलाते हुए शर्मिंदगी उठानी पड़े कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने वो नहीं किया। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू ओन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश, समाज, सिस्टम में कमियां निकालना तो सबसे आसान काम है। अगर कहीं कोई खराबी है तो उसे ठीक करना भी हमारा दायित्व है। ये देश तभी विकसित होगा जब समाज प्रोग्रेसिव हो और व्यक्ति खुशहाल होकर, जब हर किसी का और विशेषकर हर दिव्यांग का गरिमा से जीने का अधिकार सुरक्षित और सुनिश्चित हो। बस। वो खुशी को लेकर बाहर निकला और उसके गाल पर हौले से अपने प्यार और अधिकार का स्पर्श अंकित कर दिया। माय एंजल, मेरा चांद, ये है असली चांद का चुंबन, निरुपमा ने रुंधे गले से कहा। खुशी की व्हील चेयर के साथ साथ चलते हुए वो गाना गा रहा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ उसकी और खुशी की वायरल फ़ोटो ब्लिंक करने लगी। माननीय जज साहब ने समाज के सामने प्रस्तुत की एक प्रेरणा, एक अनूठी मिसाल, चांद का चुंबन। अगले दिन अखबार में चंद्रयान के फ़ोटो के साथ हेडिंग प्रगति का एक कदम, और साथ में अभी और खुशी का फ़ोटो भी था, एक प्रगतिशील कदम। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत सी कहानी, चांद का चुंबन। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। लिखा था डॉक्टर गीता शर्मा जी ने। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।